मुल्क में 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र की आबादी को लगाई जाएंगी इंसदाद कोरोना वैक्सीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब। कहा, हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के शदीद बीमार अफराद को दी जाएगी एहतियाती खुराक। कोरोना के खिलाफ जंग में मुल्क को हासिल हुई बड़ी ताकत। 12 साल से जायद उम्र के बच्चों के हंगामी तौर पर इस्तेमाल के लिए देसी कोवैक्सीन की मिली मंजूरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम आज साल 2021 का आखिरी और 84वां एडिशन सुबह 11 बजे से ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के तमाम चैनल्स पर बराह रास्त किया जाएगा नश्र। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में बीजेपी ने फूंकी जान। उत्तर प्रदेश के कासगंज और औराई में अमित शाह करेंगे अवामी रैलियों से खिताब, तो उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी सदर जेपी नड्डा करेंगे पार्टी के साथ तबादला ख्याल। गोवा असेंबली इंतखाबात से पहले टीएमसी को बड़ा धचका। हाल ही में पार्टी में शामिल होने वाले 5 सीनियर मेंबरान ने दिया इस्तीफा। लीडरों ने टीएमसी पर फिरक़े परस्ती को फैलाने का आयद किया इल्जाम। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जारी तसादुम में एक दहशतगर्द ढेर, बाकी की तलाश जारी। गुज़िश्ता 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए तसादुम में 5 दहशतगर्द मारे गए। दुनिया भर में कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों की वजह से क्रिसमस की रौनकें रही मांद। अमेरिका में क्रिसमस मास में बहुत ही कम रही शख्सी हाजिरी। यूरोप में परवाजों पर लगी पाबंदी। फ्रांस में 1 लाख से ज्यादा मामला, तो बरतानिया में रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामला किए जा रहे हैं दर्ज। भारत जुनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। भारत की टेस्ट सीरीज जीत कर तारीख रफ करने की कोशिश। जुनूबी अफ्रीका में अब तक किसी टेस्ट सीरीज में भारत को नहीं मिली है कामयाबी। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम कौम से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन बच्चों की उम्र 15 से 18 साल के दरमियान है, अब उनके लिए मुल्क में टीकाकारी शुरू हो जाएगी। इसे 3 जनवरी 2022 से शुरू किया जाएगा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि एहतियात के नुक्ता नज़र से हुकूमत ने फैसला किया है कि हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन की एहतियाती खुराक भी शुरू की जाएगी। इसे 2022 में 10 जनवरी बरोज़ पीर शुरू किया जाएगा। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर
और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन शहरियों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनके लिए अपने डॉक्टरों के मशवरे पर वैक्सीन की एहतियाती खुराक का मुतबादिल दस्तयाब होगा। इसे 10 जनवरी से दस्तयाब कराया जाएगा। कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि नोज़ल और डीएनए पर मबनी वैक्सीन जल्द शुरू की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के तमाम शहरियों की इज्तिमाई कोशिश और अज़्म मुसम्मम है कि आज भारत ने वैक्सीन की 141 करोड़ खुराकों की बेमिसाल और इंतहाई मुश्किल हदफ को अबूर कर लिया है। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हवाले से लिए गए अहम फैसलों से सबका प्रयास के उसूल के साथ मुल्क कोरोना के खिलाफ जंग में मजीद मजबूत होगा। उन्होंने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अहले वतन वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त के मुताबिक कोरोना से मुताल्लिक़ क़वानीन पर अमल करेंगे। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने अपने ट्वीट में लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कौम से अपने खिताब में हम वतनों से अपील की है कि वो कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से घबराए नहीं, बल्कि मुहतात रहने के साथ साथ कोरोना से मुतालिक ज़ाब्तों पर अमल भी करें। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 जनवरी 2022 से 15 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों की टीकाकारी शुरू करने का अहम फैसला किया है। सेहत की देखभाल और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए एहतियाती तदाबीर के नुक्ता नज़र से टीके की एहतियाती खुराक भी 10 जनवरी 2022 से शुरू की जाएगी। उन्होंने डॉक्टर के मशवरे से 10 जनवरी 2022 से 60 साल से ज़्यादा उम्र के मरीजों को वैक्सीन की एहतियाती खुराक का मुतबादल दस्तयाब कराने का भी अहम फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म के इन अहम फैसलों से मुल्क सबका प्रयास के उसूल के साथ कोरोना के खिलाफ जंग में मज़ीद मजबूत होगा। मैं इन फैसलों के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यकीन है कि उनकी दरख्वास्त के मुताबिक मुल्क के लोग कोरोना से मुताल्लिक़ क़वानीन पर अमल करेंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हफ्ते को भारत बायोटेक को 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन की हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अक्टूबर में DGCI से सिफारिश की थी कि बच्चों के लिए कोवैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। और इस दौरान मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 415 मामले दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली रियासतों में महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 108 मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक दिल्ली में 79 मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह रियासत में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 43 हो गए हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 7 नए मामले दर्ज हुए हैं। केरल में 1 और नया मामला और इसके साथ ही ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन के कुल मामलों की तादाद 38 हो गई है। बिहार के वजीर सेहत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के ताल्लुक से कहा है कि हुकूमत इससे निपटने के लिए ज़रूरी तैयारियां कर रही है। उधर असम में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रियासती हुकूमत ने कहा है कि आज रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी रियासत में कर्फ्यू रहेगा। हुकूमत की जानिब से जारी रहनुमा खतूत के मुताबिक मजहबी मकामात पर फ़ी घंटा 60 अफराद को
दाखिले की इजाज़त होगी। नए हुक्मनामे के मुताबिक तमाम काम की जगहें, कारोबारी इदारे, खाने पीने की दुकानें, राशन की दुकानें, डेयरी रात 10:30 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। सिनेमाघर 50% शायकीन के साथ चलेंगे। थिएटरों में सिर्फ उन शायकीन को इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने कोरोना की दोनों खुराकें ले ली हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। ये इस प्रोग्राम की 84वीं कड़ी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट में कहा था कि इस माह का मन की बात प्रोग्राम इस साल का आखिरी प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम के लिए बहुत से मशवरे और आइडियाज़ मिल रहे हैं जो मुख्तलिफ शोबों और ज़मीनी सतह पर तब्दीली लाने के लिए काम करने वाले लोगों के बारे में है। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। AIR न्यूज़, दूरदर्शन न्यूज़, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनल पर भी बरह रास्त से नशर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के 160वें यौम पैदाइश पर एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कासगंज और औराई में भी जलसा आम से खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा उत्तराखंड में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आज देहरादून के दौरे पर होंगे। JP नड्डा रियासत में कई तंजीमी मीटिंगें भी करेंगे। इसके साथ ही बूथ सतह पर इंतखाबी हिकमत अमली और पार्टी की तैयारियों का जायज़ा लेंगे। और इस बार गोवा इंतखाबात में ज़बरदस्त ताकत के साथ उतरने वाली TMC को इंतखाबात से पहले ही बड़ा धचका लगा है। गोवा में तृणमूल कांग्रेस के 5 अरकान ने बेक वक्त इस्तीफ़ा दे दिया है। इन अरकान ने हाल ही में TMC में शमूलियत इख्तियार की थी और पार्टी की इब्तदाई रुकनियत हासिल की थी। इन लीडरों ने TMC पर फ़िक़्हा परस्त होने और वोटों के लिए हिंदू और ईसाइयों को तकसीम करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाते हुए इस्तीफ़ा दिया है। इन अरकान में गोवा के साबिक़ MLA लियो मामलेदार शामिल हैं। मामलेदार सितंबर के आखिरी हफ्ते में ममता बनर्जी की पार्टी TMC में शामिल हुए थे। वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले रियासत के पहले चंद मकामी रहनुमाओं में से एक थे। अपने ख़त में इन लीडरों ने लिखा है कि TMC ने मगरबी बंगाल के ख़वातीन को 500 रुपये माहाना देने का वादा करते हुए लक्ष्मी भंडार स्कीम शुरू की थी और गोवा में उन्होंने 5000 रुपये माहाना देने का वादा किया था, जो कि नामुमकिन है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दहशतगर्द और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जारी तसादुम में एक दहशतगर्द मारा गया है। दहशतगर्द थाना बेजिहारा में तैनात ASI मोहम्मद अशरफ के कत्ल में मुलविस था। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 48 घंटों में 3 मुख्तलिफ तसादुम में 5 दहशतगर्दों को मार गिराया है, जिनमें लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्द शामिल हैं। इसके साथ ही जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में अंसार क़स्वतुल हिंद के 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि दहशतगर्दों से 2 AK राइफलें, 4 AK मैगज़ीन और 32 गोलियां और दीगर मवाद बशमूल असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नौज़ायदा बच्चों की खरीदो फरोख्त में मुलविस एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस तरह खरीदे और बेचे जाने वाले 10 बच्चों की निशानदही की गई है। गिरफ्तार अफराद से 2 बच्चे भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के DCP राजेश देव ने बताया कि ये गैंग गरीबों से बच्चों को खरीद कर अमीरों को फ़रोख्त करता था। उसने बताया कि वो गरीबों से 1 से 2 लाख रुपए में बच्चे खरीदते थे और 3 से 4 लाख रुपए में अमीरों को ये फ़रोख्त किए जाते थे। इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट जो हमारी वेलकम में बैठती है, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक गैंग है जो नए बॉर्न बच्चों को बेचते हैं और ख़रीदते हैं, जिसको कि हमने डेवलप किया तो पाया कि इसमें कई लोग शामिल हैं जो बच्चों को, नीडी लोगों को बेचते हैं और गरीब तबके के लोगों से बच्चा ख़रीद लेते हैं, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है, वायलेटिव ऑफ मैनी लॉज है। IPC में इसका प्रावधान है। इसके अलावा JJ एक्ट भी इसको बैन करता है बच्चे का खरीद फरोख्त। अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें कम से कम 10 बच्चों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों से लिया गया है और उनको अलग अलग लोगों को बेचा गया है। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर में कोविड इन्फेक्शन की क्या सूरत हाल है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलात की वजह से क्रिसमस की रौनकें मांद रही हैं। अमेरिका में क्रिसमस मास में शख्सी हाजिरी बहुत ही कम रही। यूरोप में प्रवासों पर भी इसका असर देखा गया। दुनिया भर में अब तक 27 करोड़ 93 लाख अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 24 करोड़ 96 लाख अफराद इस इन्फेक्शन को मात देने में कामयाब भी हुए हैं।
ताहम कोविड की आलमी वबा में अब तक दुनिया भर में 54,08,000 अफराद अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। इन्फेक्शन से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल अमरीका में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 50,29,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि अमरीका में इन्फेक्शन से 8,37,000 मरीज की मौत हो चुकी है। कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन का तेज़ी से फैलाव यूरोपीय ममालिक में अब देखा जा रहा है। यूरोप में कोरोना इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा मुतासिर बरतानिया में कोविड-19 के 1,18,00,000 से ज़्यादा मामला दर्ज हुए हैं, जबकि रूस में अब तक 1,03,00,000 से ज़्यादा मामला दर्ज किए जा चुके हैं। फ्रांस में इन्फेक्शन के 89 लाख मामला सामने आए हैं। जर्मनी में कोविड इन्फेक्शन के अब तक 83,69,82,000 से ज़्यादा मामला दर्ज हुए हैं। और फल्कियात के शोबे में एक तारीखी कारनामा उस वक्त सर अंजाम पाया जब अब तक की सबसे बड़ी दूरबीन कामयाबी के साथ खला में भेज दी गई। इसे फ्रेंच गुयाना के कुरवाऊ से लॉन्च किया गया। $10 अरब की लागत से तैयार होने वाली इस अजीम दूरबीन को यूरोपीय खलाई एजेंसी के एरियन रॉकेट के जरिए खला में भेजा गया है। इस मंसूबे को 21वीं सदी की सबसे अहम साइंसी कोशिशों में से एक करार दिया जा रहा है। नासा, यूरोपीय खलाई एजेंसी और कनाडा के इश्तराक से बनाई गई इस दूरबीन को तैयार करने में तकरीबन 30 साल लगे। इस दूरबीन का एक मकसद कायनात में सबसे पहले चमकने वाले सितारों और कहकशाओं की तस्वीर हासिल करना है। इसके ज़रिए दूर दराज के सैयारों के माहौल की तस्वीर भी हासिल की जाएंगी ताकि ये मालूम किया जा सके कि ज़िंदगी का इम्कान कहाँ कहाँ है। नासा के मुताबिक इस दूरबीन के काम करने का वक्त 10 साल मुकर्रर किया गया है, ताहम ये इससे कहीं ज़्यादा वक्त तक काम कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ने उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले की तस्वीर बदलकर उसे एक नई पहचान दे दी है। उत्तर प्रदेश के बांदा का शजर पत्थर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है और इसे तराशने वाले कारीगर भी अपने काम के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने शजर पत्थर को ज़िला एक पैदावार स्कीम से जोड़कर एक नया बाज़ार बनाया है। आखिर बांदा के शजर पत्थर में क्या ख़ास बात है और एक ज़िले से एक पैदावार स्कीम से कैसे उसे एक नई शनाख्त मिल रही है, देखते हैं बांदा से ये ग्राउंड रिपोर्ट। अंग्रेज भारत से अपने साथ सिर्फ कोहिनूर हीरा ही नहीं ले गए थे, बल्कि भारत का एक पत्थर ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया को इतना पसंद आया कि वो उसे भी अपने साथ लंदन लेकर गईं। यह पत्थर था बांदा का शजर पत्थर। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पाए जाने वाले शजर पत्थर पर कुदरत खुद नक्काशी करती है और कोई भी दो शजर पत्थर एक से नहीं होते। ये पत्थर आज भी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। पहले किसी भी हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी, लेकिन योगी हुकूमत ने इसे एक ज़िला एक प्रोडक्ट प्लान से जोड़कर इसके काम में 4 चांद लगा दिए हैं। पहले ये तकरीबन मादूम हो चुके थे, लेकिन अब बड़ी तादाद में इसे तराशने के कारखाने खुले हैं, जहां सैकड़ों लोग रोजगार पा रहे हैं। इसमें 22-23 कारखाने और बढ़ चुके हैं और लगभग 300 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बिक्री में भी बहुत इजाफा हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जितनी भी प्रदर्शनियां लगती हैं उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर, तो हम लोगों को जानने को मिलता है। उसमें जो भी बिक्री होती है वो अपनी होती है और रहने और आने जाने का TA भी मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये बहुत अच्छा हुआ है और इसकी जो मांग है वो विदेशों में बहुत बढ़ी हुई है। बांदा की केन नदी में पाए जाने वाले और खुद पर ही नक्काशी करने वाले कुदरती शजर पत्थर को तराशने के काम में लगे लोगों को रोजगार भी अब मिलने लगा है। बड़ी तादाद में बैरूनी ममालिक से ऑर्डर आने से उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। लेबर बढ़ गई, कारखाना नया बढ़ेगा तो उसमें लेबर जाएगी। अभी मैं परसों गया था उद्योग ऑफिस, तो वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से आया था वो टूल गेट, तो मुझे भी मिला। मेरे पास प्रमाण पत्र था ट्रेनिंग का, तो उन्होंने मुझे भी दिया और कई लोगों को दिया जिनका नाम था। बांदा से ये पत्थर आज भी पूरी दुनिया में और ज़्यादातर खलीजी ममालिक में जाते हैं। इसकी मांग ईरान में बहुत ज़्यादा है और उसी की वजह से मादूम होने की दहलीज पर पहुंच चुके शजर पत्थर को अब बाजार मिल गया है। नौजवान भी इस कारोबार में हाथ आजमा रहे हैं। यूथ बहुत जुड़ रहे हैं। समथिंग जो है 300-400 जो कारीगर इस पे अब लोग काम कर रहे हैं जो है।
पहले बहुत कम कारीगर काम कर रहे थे क्योंकि लाभ मिल नहीं रहा था जो है, क्योंकि पूरा विलुप्त होता जा रहा था ये पत्थर जो है। धीरे धीरे जब से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आया माननीय योगी जी जो है, जब से जो है ये पत्थर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लाए हैं, तब से जो है युवा लोग बहुत इसमें जुड़ रहे हैं जो है काम करने के लिए जो है। योगी हुकूमत इस काम से जुड़े लोगों को रियायत के साथ कर्ज भी मुहैया करवा रही है। एक जिला एक प्रोडक्ट मंसूबे के तहत 25% सब्सिडी योगी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है ताकि नौजवानों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जा सकें। नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। भारत ये टेस्ट सीरीज जीतकर जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर तारीख रकम करना चाहेगा। ख्याल किया जा रहा है कि भारतीय टीम 5 गेंदबाजों के साथ मैदान में उतर सकती है। विराट कोहली की क़यादत में भारतीय क्रिकेट टीम आज बॉक्सिंग डे के मौके पर सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में जब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए मैदान पर उतरेगी तो उनका इरादा तारीख को तब्दील करने का होगा। टीम इंडिया ने आज तक जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। ऐसे में कोहली एंड कंपनी की कोशिश इस सिलसिले को खत्म करने की होगी। इस्लामी बल्लेबाज के किरदार में मयंक अग्रवाल के साथ नायब कप्तान केएल राहुल दिखाई देंगे। मयंक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की है, वहीं राहुल भी अच्छे फॉर्म में हैं। कप्तान कोहली पहले टेस्ट में अपनी सेंचुरी के इंतजार को खत्म करने की कोशिश करना चाहेंगे। उनके बल्ले से आखिरी बैनुल-अक़वामी सेंचुरी 2019 में आई थी। भारतीय टीम के लिए रहाणे और पुजारा का फॉर्म लंबे अरसे से तशवीश का बाइस है। दोनों से एक ठोस इनिंग्स की उम्मीद है। लंबे अरसे से इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला नहीं चला है। रहाणे को खराब फॉर्म की वजह से नायब कप्तान से भी हाथ धोना पड़ा है। श्रेयस अय्यर ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में सेंचुरी की इनिंग खेलकर पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। गेंदबाजी में भारतीय लाइनअप काफी मजबूत दिखाई दे रही है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी का खेलना तकरीबन तय लग रहा है। वहीं तीसरे तेज गेंदबाज के लिए ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज में किसी एक को चुना जाएगा। स्पिन के शोबे का जिम्मा रविचंद्रन अश्विन संभालेंगे। भारत का ये गेंदबाजी हमला एक टेस्ट मैच में 20 विकेट लेने की सलाहियत रखता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से भारत ने गैर ममालिक में अपनी मजबूत गेंदबाजी की वजह से ही जीत हासिल की है। दूसरी तरफ बात अगर जनूबी अफ्रीका की करें तो डीन एल्गर कप्तानी के साथ साथ इस्लामी बल्लेबाज के किरदार में भी टीम के सबसे मजबूत सतून हैं। एल्गर और क्विंटन डिकॉक के कंधों पर अफ्रीकी टीम के बल्लेबाजी टिकी है। वहीं जनूबी अफ्रीका के पास कागिसो रबाडा, लुंगी एनगेडी, बेओरान हेंड्रिक्स के तौर पर मजबूत गेंदबाजी है जो भारत को आसानी से रन बनाने नहीं देगी। एंड्रिक नॉर्जे के बाहर होने से भारत को कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन प्रोटीज के हमले को हल्के में लेने पर उसे कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे पहली ख़बर हमने ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये ख़बर है 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बच्चों की टीकाकारी शुरू करने का ऐलान किया है। और ये ऐलान किया है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से अपने ख़िताब में। जल्द ही टीकाकारी मुहिम एक नए दौर में पहुंचने वाली है, जहां बच्चों के साथ साथ 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी एहतियातन डोज़ या बूस्टर डोज़ दी जाएगी, और ये 2022 जनवरी से शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे अखबार की तरफ, और ये है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, और इन्होंने जो अपनी सुर्खी बनाई है उसके अंदर पंजाब के हवाले से ये है कि पंजाब की सियासत में किसानों की अब एंट्री होने वाली है। 25 तंजीमों ने बनाई है सियासी पार्टी, और अब किस तरह से पंजाब की सियासत में बदलाव आएगा किसानों की एंट्री से, ये आगे देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट हेडलाइन जो है ये भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही है, और ये है वाजपेयी जी को उनकी सालगिरह पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। कल खराज अक़ीदत पेश किया गया। सदैव अटल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी
जी के अलावा सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और सभी ने यहाँ पर आकर खराज अक़ीदत पेश किया वाजपेयी जी को। अगली खबर भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही है और ये है ओमिक्रॉन की तादाद 415 तक पहुंची। मुल्क में इजाफा देखा जा रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाइस काफ़ी तशवीश भी है और इस सिलसिले में काफ़ी एहतियाती तदाबीर और नए ज़वाबित भी अमल में लाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और ये है हमारे समाज से, जिसमें राजधानी में हवा का मेयार संगीन ज़ुमरे में बरकरार को अपनी सुर्खी बनाया है। हवा का मेयार राजधानी में लगातार ख़राब है और बदलते मौसम और कोहरे की वजह से इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। अगली खबर है अखबार मशरक़ से। अखबार मशरक़ ने अपनी सुर्खी बनाई है, जनवरी में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, माहिरीन कमेटी का दावा। मुल्क में तीसरी लहर को लेकर कोविड-19 की काफ़ी तशवीश है लोगों में और इसीलिए बार बार सरकार की जानिब से भी ये अपील की जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का ख़ास तौर से ध्यान रखें, भीड़ भाड़ की जगहों पर ना जाएं, मास्क ज़रूर लगाएं। और अब जो अगली ख़बर ली है वो भी हमने ली है अखबार मशरक़ से ही और वो है यूपी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की पीर को मीटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन यूपी इंतखाबात के पेश नज़र कोरोना की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला करेगा कि आया इंतखाबात टाले जाएँ या इंतखाबात को वक्त पर कराया जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की ख़ास हेडलाइन सुर्खियाँ और अब आगे बढ़ेंगे और नज़र डालेंगे कि मौसम का मिजाज कैसा है। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।